वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने SEAS मतलब स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आ चुका हूँ। ये सत्र 2023 का होगा। ये कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। देखिए, इसके पहले मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 40 तक का पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन अपलोड किया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों का यही मैसेज था कि प्लीज़ मिडिल एजुकेशन हमें एक एक चीज़ समझा दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और आसानी से एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, समझ कर पढ़ने से एक और फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें रटना नहीं पड़ेगा, हमें आसान भाषा में समझा दो ताकि हमें समझ में आ जाए। एंड फाइनली अब एक एक चीज़ समझाऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो भैया, सबसे पहले हमारा पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित दो तालिका जानवरों के वर्गीकरण दो श्रेणी में दर्शाती है। एक है श्रेणी ए, दूसरा है श्रेणी बी। देखो, श्रेणी ए में हिरण है, हाथी है, गाय है। हिरण, हाथी, गाय। देखते हो कि हिरण और हाथी तो जंगल में रहते, लेकिन गाय जो है वो घरेलू पशु है। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी 2 की बात करूं तो इधर मगरमच्छ है, मकड़ी है और शेर है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा प्रश्न। कहता है इन जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे। मतलब इन्हें अलग करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे कि ये दोनों अलग अलग कहला जाएं। हमारे ऑप्शन देखो। सांस लेने के लिए अंग, भाई हिरण किससे सांस लेता है? नाक से। हाथी भी सूंड से और गाय नाक से। मगरमच्छ नाक से, मतलब मगरमच्छ का एक टुंडा उठा लेता है, वहाँ से सांस लेता है। मकड़ी को पता नहीं कहाँ सांस लेती है भाई, मैं खुद नहीं जानता। शेर नाक से। ठीक, तो यहाँ पर हाथी तो अलग तरीके से लेता है, सूंड से लेता है, तो ये तो हो नहीं सकता। आगे देखते हैं प्रजनन के तरीके मतलब बच्चे कैसे पैदा करते हैं, ये पूछा गया है। तो हिरण के बच्चे होते हैं, हाथी के बड़े बड़े बच्चे होते हैं, गाय के और थोड़ी छोटे बच्चे होते हैं, मगरमच्छ के भी बच्चे होते हैं, मकड़ी अंडा देती है, शेर बच्चा होता है, तो ये अलग है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं वे किस प्रकार का भोजन खाते हैं। भोजन खाने के अनुसार देखो, हिरण जो होता है वो हरे पेड़ पौधे पत्तियां खाता है, हाथी हरे पेड़ पौधे पत्तियां, गाय हरे पेड़ पौधे पत्तियां। गाय घास वगैरह खाती है ना। आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ मांसाहारी है, मकड़ी भी मांस खाती है, छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, और शेर भी मांस खाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इनको भोजन के अनुसार हम अलग करेंगे। समझ गए? इस प्रकार से पहचानो बेटा। देखो, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ में एक एक चीज आएगा, इस बात की गारंटी देता हूं, इसलिए बहुत अंतिम तक देखना तुम। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। देख लो, पादप के भाग मतलब पेड़ पौधे के अलग अलग प्रकार दिखाए गए हैं। पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा देख लिए। अब देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है पादप का मतलब इस पादप की बात कर रहा है, और पादप गा मतलब इस पादप की बात कर रहा है, को एक समूह में रखा गया है। मतलब हम इन्हें एक साथ रख देते हैं क्योंकि पत्ती भी इनका सेम दिखता है। आगे देखते हैं पादप खा और पादप घा को एक समूह में रखा गया है, और ये जो खा और घा है इनको एक साथ रख देते हैं क्योंकि इनकी पत्ती भी लगभग सेम दिखती है। ठीक है। आगे कहता है नीचे दी गई किस विशेषता के आधार पर इन दो समूहों को वर्गीकृत किया जाएगा। मतलब किस प्रकार से इसे अलग करेंगे। ऑप्शंस देखो। शाखाओं की मोटाई, पत्ती की संरचना। अरे भैया देखो, पत्ती की संरचना अलग अलग है। देख लो, इसका पत्ती और इसका पत्ती सेम था इसलिए एक से रख दिए, इसका और इसका सेम है इसलिए एक साथ रख रहे हैं। तो पत्ती की संरचना ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से पहचानो, तब जाकर के अच्छे नंबर आएंगे। अब देखो तीसरा नंबर ऐसे ही है। तीसरा नंबर कहता है यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए जो शुद्ध एल्यूमिनियम के बने हैं, प्योर एकदम एल्यूमिनियम के बने हैं। तीन के तीनों बर्तन देखो, ये कांटा वाली चम्मच है, ये चाकू टाइप से है, ठीक है, और ये चम्मच है। ठीक, तो ये 3 बर्तन दिखाए गए हैं। प्रश्न कहता है एल्यूमिनियम सामान्यतः तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है। एल्यूमिनियम हमेशा ठोस रहता है, ठीक भाई, तब ना चम्मच ठोस रहेगा। यदि उसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2519 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इन तीनों बर्तन को एक साथ गर्म करने के लिए रखा जाए तो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा। एक बात बताओ बेटा, जब तीनों बर्तन एल्यूमिनियम के बने हैं तो सबसे पहले पिघलेगा क्या मतलब? तीनों साथ ही पिघलेगा। अगर अलग अलग धातु के होते तो अलग अलग पिघलते, लेकिन बना तो एल्यूमिनियम का है ना, तो तीनों साथ में पिघलेगा। ऑप्शन देखो, केवल चम्मच, केवल कांटा, केवल चाकू, तीनों बर्तन एक साथ। तो भैया इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, तीनों बर्तन एक साथ पिघलेगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर कहता है
मीरा की माँ तेल का दीपक जला रही थी। चूंकि थोड़ी हवा चल रही थी इसलिए मीरा ने दीपक को एक पारदर्शी ढक्कन से ढक दिया। पारदर्शी ढक्कन मतलब जैसे कांच का बर्तन होता है, पारदर्शी मतलब होता है इससे आर पार दिखाई दे, ठीक, तो कांच से ढक दिया समझो। मीरा यह देखकर आश्चर्यचकित रहेगी कि दीपक बुझ गया। मीरा देखिए, अरे बाप रे, हमारा लड़का कांच से ढक दिया दीपक को, फिर भी दीपक बुझ गया, क्या कारण है दीपक बुझने का? तो बेटा सिंपल सा देखो, ये तुम्हारा दीपक हो गया, ठीक, ये तुम्हारा दीपक जल रहा है, ठीक, इसको तुम कांच से ढक दोगे तो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन आपको दीपक के लौ तक नहीं जाएगा, दीपक को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और ऑक्सीजन बुझ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ अगर तुम जलाते हो तो ऑक्सीजन उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ऑक्सीजन वस्तु को जलने में सहायक होती है। एक बात बताऊं बेटा, अगर इस वायुमंडल में ऑक्सीजन ना हो ना तो तुम माचिस मारते रह जाओ, तुम्हारा जलेगा नहीं, जलेगा ही नहीं। तुम लाइटर मारते रहो, लाइटर में आग लगेगा ही नहीं, ऑक्सीजन के कारण है। तो इसका सही आंसर ऑक्सीजन की कमी कारण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? समझ तो आ रहा है ना? अगर ऐसे ही समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यार सर मजा आ रहा है यार, और ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मुझे उत्तर दिखा दो बस। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां नंबर। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे यही बोलेंगे सर समझा के पढ़ाओ, ठीक है, नकल नहीं करना कि उत्तर दो, क्या मतलब। ठीक है, आगे देखते हो 5वां नंबर। नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। अच्छी जल धारण क्षमता मतलब होता है वो मिट्टी जो पानी को अधिक खींचे। काली मिट्टी सबसे अधिक पानी को अपनी तरफ खींचती है। आगे कहता है यह पता लगाने के लिए किस प्रकार के मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। उसने एक परीक्षण किया और उसने एक गिलास में बालू और दूसरे में मृतिका मतलब चिकनी मिट्टी और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा ली और प्रत्येक गिलास में थोड़ा सा पानी डालता है। मतलब 3 प्रकार की मिट्टी रख लिया, एक बालू, एक चिकनी मिट्टी और एक ह्यूमस। 3 प्रकार की मिट्टी तीनों गिलास में रख ली और तीनों में थोड़ी थोड़ी पानी डालता है। तो ये देखा कि कौन सा मिट्टी सबसे अधिक पानी अपने साइड खींचेगा। ऑप्शन देखो, बालू खींचेगा, मृतिका खींचेगा, ह्यूमस खींचेगा या फिर बालू या मृतिका। तो इसका सही आंसर लगाएंगे बेटा बालू। जो बालू रहेगा वो सबसे जल्दी पानी को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए तुम देखते हो नदी में पानी बहती है और जैसे ही थोड़ा बड़ा पानी कम हो तो बालू तुरंत सूख लेता है, और बालू जब तुम खोदते हो तो नीचे पानी निकल आता है, मतलब उसने पानी को सोख लिया। तो इसका सही आंसर आपको बालू पे टिक करना था। आगे देखते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर कहता है एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनने की अपेक्षा कठिन होता है, क्यों? इसका सिंपल सा आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी। वायरस अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या सूक्ष्म होती है तथा ये तेजी से म्यूटेट होते हैं। बस इसमें आपको टिक करना है, बस इतना आपको करना है। ठीक है, ये देखो इसमें समझने वाला कोई नहीं तो इसमें भी समझा देता। आगे देखते हैं 7वां नंबर। इसमें थोड़ी समझना पड़ेगा। 7वां नंबर कहता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। देखो 2 चीज होता है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना, अपने साइड खींचना, और ऊष्मा छेपी मतलब होता है ऊष्मा को लेना छोड़ना। तो हम सांस ऐसे ना करते हैं बेटा, सांस ऐसे ना लेते हैं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा और तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है? इनमें से कौन सा प्रक्रिया दर्शाएगा कि तापमान और ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है? पहला नंबर देखो, ऊर्जा अवशोषित होती है और तापमान कम हो जाता है। दूसरा नंबर, ऊर्जा निकलती है और तापमान बढ़ जाता है। तीसरा नंबर, ऊर्जा मुक्त होती है और तापमान कम हो जाता है। और चौथा नंबर कहता है ऊर्जा अवशोषित होती है और तापमान बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऊर्जा निकलती है और तापमान बढ़ जाता है। ठीक, इस पर टिक कर देना बस। आगे देखो 8वां नंबर। 8वां नंबर कहता है कि किसी आग पर भारी कंबल डालकर उसे बुझाया जा सकता है, ये कैसे होता है? कहीं पर आग लगा है और कंबल डाल दो तो आग बुझ जाता है। तुमको मैं बता दूं, अगर किसी के शरीर में आग लग जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर आग पकड़ लेना, तो तुम पानी मत डालना, ना तो और कुछ डालना, ना तो चादर डालना। तुम निकालो अपने घर से एक कंबल, वही कंबल जो तुम ठंडी में यूज करते हो, उसे निकालो और उसके ऊपर डाल दो और चारों तरफ से उसके पास ऑक्सीजन न जाए, बंद कर दो, आग बुझ जाएगी और वो इंसान बच जाएगा। तो हमारा प्रश्न कहता है कि किसी आग पर भारी कंबल डालकर उसे बुझाया जा सकता है, ये कैसे होता है? देखो, तापमान कम करता है,
आँच छोटी करता है, जलने वाले पदार्थ को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन को आग तक पहुंचाने से रोकता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। जैसे कि मैंने पहले बोला बेटा कि कोई चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तभी जलेगी। तो जब तुम कंबल डालोगे ना तो कंबल से हवा आर पार नहीं जा पाएगी, क्योंकि कंबल मोटा होता है, तभी तो ठंडी में हमको ठंडी नहीं लगती है। कंबल डाल दो, हवा नहीं जाएगा, आसानी से इंसान बच जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, अगर कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल से जल गया ना, जैसे होता है ना कि कभी कोई मिट्टी के तेल अपने ऊपर छिड़क लिया, आग लगा लिया, या फिर कोई और डाल दिया और आग लगा दिया, ऐसा कुछ होता है, तो बेटा कभी उसके ऊपर पानी मत डालो, हमेशा कंबल ही डालो, कंबल से वो ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, 9वां नंबर कहता है 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। अब इसे आपको कन्वर्ट करना है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस इस करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर ये सीखना है तो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां पर आप देख लेना। आगे देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर कहता है नीचे दिए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ो। इस चार्ट को बहुत अच्छे से देखना है। देखो भैया, आओ देखते हैं। सबसे पहले हमारे मामा हैं सूरज मामा, ठीक। सूरज मामा से निकलती है प्रकाश, और ये हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश आता है, तो सबसे पहले सूरज मामा से निकलता पराबैंगनी प्रकाश। फिर आता है पराबैंगनी प्रकाश सबसे पहले समताप मंडल में। समताप मंडल के नीचे है ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आपको पता है अगर ओजोन परत ना होता ना तो सूर्य से इतनी गंदी एक रे निकलती है कि हमारा जो त्वचा है ना बड़ा गोरा गोरा, बहुत बहुत एकदम, तुम कहते यार कितना गोरा है, उसमें पूरे धब्बे धब्बे दाग पड़ जाते, क्योंकि इतना खतरनाक रे निकलता है सूरज से। ये ओजोन परत पूरा पूरा रोकता है। और फिर अंतिम में आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश से आने वाली परावैंगनी प्रकाश क्लोरोफिल के कार्बन में अणुओं की क्लोरीन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट कहता है क्लोरीन ओजोन अणु O3, मतलब ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ध्यान रखना, को तोड़कर क्लोरो मोनोऑक्साइड मतलब ClO और एक ऑक्सीजन अणु मतलब O में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से चीज़ें लिखी गई है। काम चीज़ हमारा प्रश्न नीचे है। इस चार्ट के आधार पर आपके अनुसार अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पन्न होने का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा क्या रीजन होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है धरती के चारों ओर ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होना। मतलब आपको पता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हमारा ओजोन परत का क्षय हो रहा है। अब बोलोगे यार सर CFC क्या होता है ना, तो समझो ना बेटा, वो भी समझाएंगे, क्योंकि समझाने के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ। देखो, जो AC से हवा निकलता है ना, AC तो देखोगे, AC जो हवा निकलता है बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, क्या हवा चल रही है AC में ना, तो बेटा वही होता है CFC। और वही हवा हमें भी नुकसान पहुंचाता है और वातावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आसान भाषा में समझो, उस हवा में ज्यादातर CFC नहीं होता है। AC में जो डलता है, ध्यान समझना, AC में जो डलता है हवा को ठंडा करने के लिए, वो होता है मेन CFC, और उससे सब ज्यादा नुकसान करते हैं हमारे वायुमंडल को। समझ गए? अरे तुम कार में देखो, अगर AC चलाते हैं, जिसके पास कार होगा ना, देखना अपने पापा से पूछना, AC जब चलाते हैं तो AC चलाने के लिए, AC को ठंडा रखने के लिए एक केमिकल बाहर से डालते हैं। पापा से पूछना अपने, AC में जिसके पास कार होगा AC वाला, वो डलवाते हैं बाहर से एक केमिकल, वही होता है बेटा CFC। और वही केमिकल जब हम खराब हो जाता है बाहर निकाल के फेंक देते हैं, वो हमारे वायुमंडल को सबसे ज़्यादा हानिकारक या फिर नुकसान पहुंचाता है। ये तुम्हारे घर में वो निकलता है तो ऐसे बाहर मत फेंका करो बेटा, गड्ढे खोदो और मिट्टी के अंदर दबा दो और मिट्टी डाल दो, तो वो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट की वीडियो, जिसमें कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के आगे क्वेश्चंस को। वीडियो पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना यार कि हाँ सर पसंद आया। पसंद आएगा तभी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, नहीं आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो बता देना जैसे भी लगे। और अगर ऐसे समझ के पढ़ना है या फिर इससे अच्छा समझ के पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अच्छे से समझा दूंगा। और अगर इस पेपर का PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जाकर के PDF को डाउनलोड कर लो। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।